गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे लघु बीजाणुधानी की संरचना। और बच्चों लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उस संरचना का अपन अध्ययन दो भागों में बांटकर कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा क्या, बीजाणुधानी की भित्ति, और दूसरी चीज हो जाएगी बीजाणुजन ऊतक। अब बीजाणुधानी की अगर भित्ति की बात करते हैं तो उसमें चार परतें होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। इन चार में से बच्चों पिछले लेक्चर में मैं आपको एपिडर्मिस और एंडोथीशियम समझा चुका हूं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं तीसरी जो लेयर है लघु बीजाणुधानी की भित्ति की, मध्य परत या मिडिल लेयर। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मध्य परत जो होती है ये बच्चों एंडोथीशियम के अंदर स्थित, मध्य परत जो होती है वो एंडोथीशियम के अंदर स्थित होती है। दूसरी बात, 1 से 3 कोशिकीय मोटी मृदु तकीय परत होती है। ये जो मिडिल लेयर होती है, इस मिडिल लेयर में बच्चों मृदु तकीय कोशिकाओं की 1 से लेकर 3 पंक्तियां पाई जाती है। तीसरी चीज, कार्य पोषण प्रदान करना, लेकिन किसके द्वारा? टैपिटम के द्वारा, टैपिटम की सहायता से। इसकी कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं और उनकी सहायता से पोषण प्रोवाइड करवाया जाता है टैपिटम के द्वारा। तो कार्य पोषण प्रदान करना है, लेकिन किसके थ्रू? टैपिटम के थ्रू, क्योंकि ये मध्य परत जो होती है ये बच्चों प्रकृति में कैसी होती है? अल्पजीवी प्रकार की होती है, शॉर्ट लिविंग टाइप की होती है, जल्दी से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उन पोषक पदार्थों को टैपिटम को प्रदान कर देती है, या टैपिटम इसके पोषक पदार्थ लेके पोषण प्रदान करवाती है। ये तो काम हो गया बच्चों किसका? मिडिल लेयर का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण परत है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो सबसे आंतरिक विशिष्ट परत है जिसका नाम है क्या? टैपिटम। टैपिटम, पोषूतक भी बोलते हैं इसको, टैपिटम या पोषूतक। देखो क्या क्या विशेष बातें होती है। डायग्रामेटिकली मैं पहले ही आपको समझा चुका, ये जो टैपिटम होती है ये भित्ति की सबसे आंतरिक परत, भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है। बड़ी सेल से निर्मित एक कोशिकीय मोटी, बड़ी सेल से निर्मित एक कोशिकीय मोटी सबसे आंतरिक विशिष्ट परत होती है। अब बच्चों सेल्स की क्या क्या खास बात है? अगर हम बात करें टैपिटल सेल्स की, टैपिटम कोशिकाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1, सघन कोशिका द्रव्य प्रेजेंट। इसकी कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है, सघन होता है। डीएनए की मात्रा ज्यादा, डीएनए की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट,
टैपिटल जो कोशिकाएं होती है वो द्वि से लेकर बहु केंद्रकीय होती है, द्वि से लेकर बहु केंद्रकीय होती है। और चौथी बात, बहुगुणिता प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस टैपिटम परत की कोशिकाओं की विशिष्टताएं हो गई है कि सघन कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है, डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है, 2 से लेके अनेक केंद्रक युक्त हो सकती है और बहुगुणिता प्रदर्शित करती है। अब कारण क्या है इनके पीछे? तो अगर हम बहुकेंद्रकीय स्थिति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों किसके कारण? मुक्त केंद्रक विभाजन से। ये बहुकेंद्रकीय स्थिति तो किससे बनती है? मुक्त केंद्रक विभाजन से। और बहुगुणिता ये प्रदर्शित करती है एंडोमाइटोसिस के कारण। बहुगुणिता किसकी वजह से प्रदर्शित करती है? एंडोमाइटोसिस के कारण। अब ये दोनों चीजें क्या है? तो सबसे पहली अगर अपन बात करें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की अगर बच्चों अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? केंद्रक विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसलिए इस मुक्त केंद्रक विभाजन की वजह से कैसी अवस्था बन जाती है? बहुकेंद्रकीय अवस्था बन जाती है। तो इसका लॉजिक तो अपन ने दे दिया। ये दूसरी जो चीज है एंडोमाइटोसिस या अंतः समसूत्री विभाजन। अब बच्चों अंतः समसूत्री विभाजन की वजह से ये कोशिकाएं कैसी बनती है? बहुगुणित बनती है। अब इसमें होता क्या है ध्यान देंगे। एंडोमाइटोसिस एक प्राचीन प्रकार का समसूत्री विभाजन है। एंडोमाइटोसिस एक प्राचीन प्रकार का समसूत्री विभाजन है जिसमें विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली बनी रहती है, केंद्रक झिल्ली बनी रहती है तथा तरकु तंतु केंद्रक के अंदर बनते हैं तथा तरकु तंतु केंद्रक के अंदर बनते हैं। तो बच्चों डीएनए का कंटेंट बढ़ गया, डीएनए का कंटेंट बढ़ गया गुणसूत्रों के अंदर, लेकिन वो गुणसूत्र अलग अलग केंद्रकों में नहीं बंटते हैं, इसलिए गुणिता स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो ये जो दो विशेषताएं अपन बताएंगे कि साहब टैपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती है, उसका तो कारण क्या दोगे? मुक्त केंद्रक विभाजन। और टैपिटम की कोशिकाएं बहुगुणित होती है, उसका कारण क्या बताएंगे? एंडोमाइटोसिस। क्लियर? तो ये तो तीसरी परत हो गई मध्य परत, ये चौथी परत हो गई टैपिटम। अब बच्चों टैपिटम का जो सबसे प्रमुख कार्य है, ध्यान देना, टैपिटम का जो सबसे प्रमुख कार्य है, अगर टैपिटम के सबसे प्रमुख कार्य की बात की जाएगी तो बच्चों इसका कार्य क्या है? बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो कि बीजाणु जनुतक का पार्ट है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं तथा
विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। अगर सबसे प्रमुख कार्य की बात की जाए तो टेपिटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है, पोषक परत है, जो कि बीजाणु मात्र कोशिकाओं को और विकासशील परागकणों को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अब उस पोषण प्रदान करने के तरीके को अगर हम देखें कि कैसे पोषण प्रदान करती है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो बच्चों टेपिटम दो प्रकार की होती है। वो दोनों प्रकार मैं आपको और समझा देता हूं। देखो बच्चों, पोषण प्रदान करने की विधि के आधार पर टेपिटम, पोषण प्रदान करने की विधि के आधार पर टेपिटम दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम, और दूसरी होती है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। ठीक है, तो दो प्रकार की टेपिटम बताई गई बच्चों, पोषण प्रदान करने की विधि के आधार पर। अब समझेंगे इन दोनों को। जो अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टाइप की टेपिटम होती है, यह बच्चों प्राचीन व अल्प विकसित प्रकार की होती है, प्राचीन व अल्प विकसित प्रकार की होती है। और ग्रंथिल जो टेपिटम होती है वो नवीन व सुविकसित प्रकार की होती है। पहला बात। दूसरी, अगर अमीबीय टेपिटम की अपन बात करें तो कुछ प्राचीन जलीय एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट, कुछ प्राचीन जलीय एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ऑलिश्मा, टाइफा आदि। और ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम जो होती है, ये अधिकांश आवृत बीजियों में प्रेजेंट, ज्यादातर में कौन सी होती है? ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की ही होती। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों, पोषण कैसे प्रदान करेगी, इस चीज को अपन देखते हैं। ये मान लेते हैं अपन टेपिटम। क्लियर? अंदर है बच्चों ये बीजाणुजन ऊतक, ये ऐसे मान लेते हैं। ये सब क्या है? बीजाणुजन ऊतक की सेल्स। क्लियर? ठीक है। ये टेपिटम कोशिकाओं की बाहर बाहर मान लो भित्तिर, अंदर मान लो झिल्ली, ऐसे मान लेते हैं। ये लो साहब, ये मान लेते हैं अपन टेपिटल सेल्स।
क्या है बच्चों? ये टैपिटल सेल्स। क्लियर? अब ये टैपिटल सेल्स की जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है लाइन, ये तो मान लो आप कोशिका भित्ति, और ब्लैक कलर से जो आपको दिख रही है ये मान लो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात आपके समझ में आ गई। ये है बच्चों टैपिटम। ये क्या है? टैपिटम। अगर इस टैपिटम के बाहर अपन देखें, ये ऐसे इमेजिन कर लो, टैपिटम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है क्या? मिडिल लेयर। ये बात आपके समझ में आ गई। अब ध्यान दो बच्चों, मिडिल लेयर से समस्त पोषक पदार्थ को कौन ले लेती है? ये टैपिटम की कोशिकाएं ले लेती। तो मिडिल लेयर का तो काम खत्म। ध्यान रखना बच्चों, अमीबिया या पेरिप्लाज्मोडियल टैपिटम में क्या होता है? मध्य परत से समस्त पोषक पदार्थ ले लेती है तथा मध्य परत नष्ट हो जाती है। मिडिल लेयर का तो काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बच्चों ये जो टैपिटम कोशिकाएं हैं, इन टैपिटम कोशिकाओं की अंदर की ओर की जो ये भित्ति है, परिधीय भित्तियां हैं, ये बच्चों क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। टैपिटम कोशिकाओं की ये आंतरिक भित्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो बच्चों अगर अपन बात करें टैपिटम सेल्स जिनकी वॉल क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है, ऐसी जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक। आप जानते भी हो सेल वॉल लेस प्लांट सेल को क्या बोला जाता है? जीव द्रव्यक। तो ये बच्चों जीव द्रव्यक बन जाते हैं, और ये जीव द्रव्यक जो होते हैं ये अंदर बीजाणुधानी की गुहा की ओर रिलीज किए जाते हैं। ऐसे मान लो ये जीव द्रव्यक आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। ये जो जुड़े हुए जीव द्रव्यक हैं इनको कहा जाता है पेरिप्लाज्मोडियम। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। टैपिटम की कोशिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाएगी। भित्ति के नष्ट होने से नग्न प्रोटोप्लास्ट बनते हैं, जीव द्रव्यक बनते हैं, और ये जीव द्रव्यक इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम। अब बच्चों ये पेरिप्लाज्मोडियम क्या करता है? मूव करता है, और मूव करके ये क्या प्रदान करेगा? पोषण प्रदान करेगा। जहां तक भी जिनको भी पोषण की आवश्यकता है ये पहुंचकर वहां तक क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की जो टैपिटम होती है उस टैपिटम को कहा जाता है बच्चों अमीबिया या पेरिप्लाज्मोडियल टैपिटम। क्लियर? अब अपन बात करते हैं ग्रंथिल या स्त्रावी टैपिटम की। इसमें क्या होता है इसको समझो बच्चों। ये मान लेते हैं टैपिटम। तो टैपिटम की ये बाहर बाहर तो मान लो भित्ति, ये अंदर मान लो झिल्ली, ये इस प्रकार से। ये तो क्या हो गई बच्चों? टैपिटल कोशिकाएं। इनको अपन क्या कह देंगे? टैपिटल सेल्स। ये तो हो गई टैपिटल सेल्स। और इनके बाहर पाई जाएगी ये मिडिल लेयर। ये ऐसे चारों तरफ ही क्या है बच्चों? ये मिडिल लेयर। अंदर मान लेते हैं ये बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या परागकण जो भी हैं, ये अंदर मान लेते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है ग्रंथिल या स्त्रावी टैपिटम में? तो ध्यान देना, मध्य परत व टैपिटम की परत संरचना बनी रहती है।
मध्य परत व टेपिटम की परत संरचना बनी रहती है। क्या करेगी? ये टेपिटम कोशिकाएं इन मध्य परत की कोशिकाओं से क्या लेगी? पोषक पदार्थ, और इन पोषक पदार्थों को ही बीजाणुधानी की गुहा में स्त्रावित करती रहती है। मध्य परत से बाहर से पोषक पदार्थ लिए और उन पोषक पदार्थों को ही अंदर स्त्रावित किया जाता है, तो पोषक पदार्थ इन कोशिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे पोषक पदार्थ समाप्त होते जाएंगे या परिवर्धन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में बच्चों ये परतें क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो यहां पर तो शुरू से ही ये परत संरचना नष्ट हो गई, मध्य परत भी नष्ट हो गई, टेपिटम भी नष्ट हो गई। यहां पर बच्चों मध्य परत और टेपिटम की परत संरचना लंबे समय तक बनी रहती है, अंततः क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। एक परिपक्व पराग कोश की अगर हम बात करेंगे, फुली मैच्योर, पूर्ण रूप से परिपक्व पराग कोश की बात करेंगे, तो ना तो उसमें मिडिल लेयर होती है और ना ही उसमें टेपिटम होती है। अंतर यही है, यहां पोषण अलग तरीके से प्रदान किया जा रहा है, यहां पोषण अलग तरीके से प्रदान किया जा रहा है। यहां पर परत संरचना पहले ही नष्ट हो जाती है, यहां पर परत संरचना बाद में नष्ट होती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई? अब अगर अपन बात करते हैं इस ग्रंथिल या स्ट्रावी टेपिटम की, और भी थोड़े बहुत काम हैं इसके अलावा जो बता सकते हैं, और इसके अलावा क्या क्या काम है ध्यान देंगे बच्चों। टेपिटल सेल्स नष्ट होने से पूर्व, टेपिटल सेल्स नष्ट होने से पूर्व कणिका में संरचना बनाती है। टेपिटल सेल्स नष्ट होने से पूर्व कणिका में संरचना बनाती है, जिसको कहा जाता है प्रोयूबिस्च काय। इस बात पर ध्यान देंगे, ये ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम जो होती है, ये नष्ट होने से पहले कणदार संरचना बनाती है, जिसको बोलते हैं प्रोयूबिस्च काय। ठीक है, इस प्रोयूबिस्च काय के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है। इस प्रोयूबिस्च काय के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है, और ये जमाव होने के बाद जो अब संरचना बनती है, इसको बोला जाता है यूबिस्च काय। इसको क्या बोलते हैं? यूबिस्च काय। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए, प्रोयूबिस्च काय बनाना, यूबिस्च काय बनाना, स्पोरोपोलेनिन बनाना, ये सारे काम बच्चों किसके होंगे? ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम के। तो इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी की भित्ति की जो चारों परतें थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, वहां तक की कहानी कंप्लीट होती है। अब अपन टेपिटम के कार्य और पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखेंगे अपन बीजाणुजन ऊतक। देखो बच्चों, फंक्शंस ऑफ टेपिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ टेपिटम, अगर सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य पूछा जाए, प्राथमिक कार्य पूछा जाए, तो इसका कार्य होता है, यह एक पोषक परत है। मतलब इस परत का काम क्या होता है?
पोषण प्रदान करना। इस परत का काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना? तो ध्यान दो, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं व परिवर्धनशील परागकणों। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं व परिवर्धनशील, जो डेवलपमेंट की फेज में चल रहे हैं, परागकण, उनको पोषण प्रदान करना, यह जिम्मेदारी बच्चों किसकी होती है? टैपिटम की। नंबर 2, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है, ये बच्चों वशीय अम्लों का, फैटी एसिड का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो इस स्पोरोपोलेनिन का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? टैपिटम द्वारा। और इस स्पोरोपोलेनिन से पराग कणों का बाहरी आवरण एग्जाइन या बाह्यचोल बनता है। स्पोरोपोलेनिन से ही क्या बनता है? पराग कणों का बाहरी आवरण एग्जाइन या बाह्यचोल बनता है। तो इसका मतलब इनका कार्य क्या हो गया? टैपिटम का एग्जाइन या बाह्यचोल के निर्माण में सहायक। एग्जाइन या बाह्यचोल के निर्माण में भी ये सहायता करती है। नेक्स्ट, तीसरा अगर अपन इसका कार्य देखें तो ध्यान दोगे बच्चों, हार्मोन तथा एंजाइम संश्लेषित करती है। हार्मोन तथा एंजाइम भी संश्लेषित करती है। कौन सा हार्मोन? ध्यान देंगे, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। इंडोल एसिटिक एसिड जो एक प्रकार का क्या है बच्चों? ऑक्सिन। जो एक प्रकार का क्या है? ऑक्सिन। और एंजाइम की अगर अपन बात करें तो कैलेज एंजाइम। तो कैलेज तो एंजाइम और इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन, इनका ये क्या करती है? सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट, नंबर 4, पोलन किट का फॉर्मेशन करती है। टैपिटम के द्वारा पोलन किट का भी निर्माण किया जाता है। अब ये पोलन किट क्या होती है? तो ध्यान दो बच्चों, कीट परागित पराग कणों के बाहर। कैसे पराग कण? जो कीटों से परागित होते हैं। कीट परागित पराग कणों के बाहर तेलीय चिपचिपी परत पाई जाती है। तेलीय चिपचिपी परत पाई जाती है। इस तेलीय चिपचिपी परत को ही क्या कहा जाता है? पोलन किट कहा जाता है। और इस पोलन किट का फॉर्मेशन किसके द्वारा करवाया जाएगा? टैपिटम के द्वारा करवाया जाएगा। अब बच्चों, ये जो पोलन किट होती है, ये पोलन किट क्या क्या कार्य करती है? तो ध्यान दोगे, कीट के शरीर से पोलन ग्रेन चिपकते हैं। कीट के शरीर से पोलन ग्रेन चिपकते हैं। रंग कीटों को आकर्षित करता है। इसका रंग कीटों को आकर्षित करता है। पराबैंगनी विकिरणों से पोलन ग्रेन की सुरक्षा।
पराबैंगनी विकिरणों से पोलन ग्रेन की सुरक्षा। ये जो सारे कार्य होते हैं, ये सारे काम किसके हो जाएंगे? पोलन किट के। और पोलन किट बच्चों कौन बनाती है? टैपीटम बनाती है। और लास्ट फंक्शन अगर अपन देखें 5वां, तो ध्यान दो बच्चों, पराग कणों में अपनी जाति की वर्तिकाग्र पहचानने की क्षमता पाई जाती है। पराग कणों में अपनी जाति की वर्तिकाग्र को पहचानने की क्षमता पाई जाती है। और ये पहचानने की जो क्षमता होती है, ये क्षमता बच्चों संगत प्रोटीनों के कारण होती है। ये क्षमता किसके कारण होती है? संगत प्रोटीनों के कारण होती है, कंपेटिबल प्रोटीन के कारण होती है। इन संगत प्रोटीनों का निर्माण टैपीटम द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो ये बच्चों सारे के सारे टैपीटम के क्या हो जाएंगे? कार्य हो जाएंगे। पोषक परत है, पोषण प्रदान करना किसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, परिवर्धनशील परागकणों को। दूसरा, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है, जो कि वशीय अम्लों का बहुलक है। इस स्पोरोपोलेनिन से ही परागकणों का बाहरी आवरण बनता है। इसका मतलब परागकणों के बाहरी आवरण को बनाने में भी सहायक हो गई। इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन और केलेज एंजाइम का संश्लेषण करती है। पोलन किट बनवाती है। पोलन किट क्या होती है, क्या क्या काम करती है, वो बता दिया। और परागकण अपनी वर्तिकाग्र को पहचाने, इसके लिए जो उत्तरदायी संगत प्रोटीन होती है, उन प्रोटीनों का फॉर्मेशन भी बच्चों किसके द्वारा करवाया जाता है? टैपीटम के द्वारा करवाया जाता है। तो ये लघु बीजाणु दानी की संरचना का जो फर्स्ट पोर्शन था, लघु बीजाणु दानी की भित्ति, वो कंप्लीट है। अब अपन पढ़ते हैं बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर में दूसरा पोर्शन है स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक। स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये बीजाणुजन ऊतक होता क्या है, तो ध्यान से समझना। टैपीटम के भीतर स्थित बीजाणुधानी की गुहा के केंद्र में, टैपीटम के भीतर स्थित बीजाणुधानी की गुहा के केंद्र में सुसंबंधित सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। होमोजीनस सेल, सजातीय कोशिकाओं की बात हो रही है ना, मतलब होमोजीनस सेल्स, एक जैसी। तो टैपीटम के भीतर लघु बीजाणुधानी की गुहा के केंद्र में एक जैसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इसे ही कहा जाता है बच्चों स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक। और ध्यान देंगे बच्चों, बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक सक्षम लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका होती है।
अर्थात इस बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका कैसे काम कर सकती है, या तो MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर PMC पोलन मदर सेल का कार्य कर सकती। ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों किसकी, स्पोरोजीनस टिश्यू की और लघु बीजाणुधानी की संरचना की। तो बच्चों अपन ने सबसे पहले पढ़ा लघु बीजाणु पर्ण की संरचना, फिर लघु बीजाणु पर्ण में पाई जाती थी लघु बीजाणुधानी, उसकी बात कर ली। अब जो अगला बिंदु अपने को देखना है छोटा सा, वो है लघु बीजाणु जनन या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या होता है समझेंगे। ये मान लो बच्चों क्या है 2NMMC या पोलन मदर सेल। इसमें हुआ क्या, मियोसिस, और मियोसिस से बन जाएगा ये लघु बीजाणु चतुष्क, जो कि घिरा हुआ होता है कैलेज की परत से। ये क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क, और चारों ओर जो परत पाई जाएगी इसको बोलेंगे कैलेज परत, कैलोज परत। ठीक है। अब देखो मतलब क्या निकल रहा है लघु बीजाणु जनन का, ध्यान दोगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस से लघु बीजाणु चतुष्क या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु चतुष्क या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। ठीक है। और बच्चों ये जो चारों माइक्रोस्पोर कैलोज की पतली परत से घिरे रहते हैं। चारों लघु बीजाणु जो बनते हैं वो कैलोज की पतली परत से घिरे रहते हैं। इस संरचना को कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। और बच्चों ये कैलोज की जो परत होती है ना, इस कैलोज की परत का विघटन टैपिटम द्वारा स्त्रावित केलेज एंजाइम से होता है। समझ गए। इस कैलोज की परत का जो ब्रेकडाउन होता है, डिसोल्यूशन होता है, वो किससे होता है, टैपिटम द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम से होता है। तो उससे क्या होगा, ये जब कैलोज की परत घुल जाएगी तो ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और बच्चों किस रूप में विकसित होंगे, पराग कण के रूप में। जब तक चतुष्क में है जब तक तो लघु बीजाणु है, और चारों एक दूसरे से अलग हो गए, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब वो किस रूप में विकसित हो रहे हैं, पराग कणों के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु डेवलप हो जाता है पराग कण की फॉर्म में। जब पराग कोश मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो फट जाते हैं और वो पराग कण जो होते हैं वो पराग कोशों से बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है लघु बीजाणु जनन की। ठीक है। अब अपने को आगे देखना है ये सब लघु बीजाणु जनन के दौरान कोशिका द्रव्य विभाजन कैसा कैसा हुआ, लघु बीजाणु चतुष्क कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित कोई विशेष तथ्य हैं वो देखने हैं। उसके बाद बच्चों फिर अपने को लघु बीजाणु तथा परागकण की संरचना का अध्ययन करना है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। धन्यवाद।